हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश क्लास 10th 2021 और 22 विच इज़ अपलोडेड ऑन UPMSP। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को आप लोग ध्यान से रीड करिएगा। हियर आई एम गेटिंग गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स possesses अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्वेश्चन नंबर ए हमें कहता है कि डॉल्फिन में ऐसे कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं। सो फर्स्ट, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज अ फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर्स एंड दे ऑल्सो हेल्प ईच अदर लाइक वी इन आवर सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स। द आंसर इज most common argument in favor of men's superiority over them that we can kill them more easily than they can kill us. Question number C, find out a word in the passage which means perhaps. Perhaps का मतलब होता है शायद। तो हमें इस पूरे पैसेज में एक ऐसे वर्ड को खोजना है जिसका मतलब क्या होता होगा, शायद। तो अगर आप देख सकते हैं तो 7th लाइन में यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्रोबेबल। प्रोबेबल और प्रोबेबली इसका मतलब होता है शायद। तो हियर द आंसर इज प्रोबेबली। क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज ऑपोजिट ऑफ इंफीरियर। इंफीरियर का ऑपोजिट होता है सुपीरियर। यहाँ पे नीचे से आप तीसरी लाइन में देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट इन अ फेवर ऑफ मैन सुपीरियरिटी ओवर देम। तो सुपीरियर हमारा आंसर हो जाएगा इंफीरियर का। सेक्शन बी, write a letter to your friend to invite him on your birthday party or write an application to your principal for issuing transfer certificate। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 मार्क्स का ये सवाल है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है इसके लिए हमें। तो हमें बस इतना याद होना चाहिए कि फॉर्मेट हमारा सही होना चाहिए। आप या तो एक लेटर लिख सकते हैं या तो फिर आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिसमें आप टीसी को इशू करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। एक इनफॉर्मल लेटर है और एक फॉर्मल है। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड में एड्रेस से स्टार्ट करना होता है। जिसे भी हम सेंड कर रहे होते हैं उसका हम एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, फिर उसको हम इंडिकेट करते हैं डियर ABC whosoever your बेस्ट फ्रेंड विल बी। और नीचे आप उसको हैप्पी बर्थडे की बेस्ट विशेस देते हुए, हैप्पी बर्थडे की बेस्ट विशेस नहीं देंगे, आप अपने बर्थडे पार्टी के लिए उसे इनवाइट कर रहे हैं तो फिर आप अपना कंटेंट इसमें ऐड करेंगे। या फिर जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो टू द प्रिंसिपल और अपने स्कूल का नाम नीचे कॉमा करते हुए, फिर एक कॉमा करने के बाद आप नीचे से लिखेंगे जहाँ कहीं भी आपका स्कूल होगा डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट नेम। और एक लाइन छोड़ के आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे आप फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप वहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम और सर। फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट, I beg to say that I am a student of class this and this, or I am a former student of class this and this, whosoever you are belongs to। इतना आप लिखते हुए आप अपना कंटेंट इसमें कंप्लीट करोगे और नीचे आप अंडरसाइन डालोगे योर्स ओबीडियंटली। तो इनमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, 6 मार्क्स का है, जिसके लिए हमें कम से कम 60 से 80 शब्दों का एक कंटेंट रेडी करना है। राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स, जिसके लिए कंटेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा स्कूल डेकोरेशंस, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये आपको कुछ हिंट्स दे रखे हैं कि आपको अगर मेंशन करना होगा इन चीज़ों को आप अपने हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पे हम आपको एक रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं कि उसको हम किस तरह से लिखें। ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना होता है। जैसे जो हमारा रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के ऊपर आप अगर रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो आपको अपना हेडिंग रिपब्लिक डे के अनुसार लिखना होगा। फिर नीचे आपको बाय लाइन मतलब जो लिख रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वन हु रिप्रेजेंट्स द रिपोर्ट, उसको लिखना होगा। प्लेस, मंथ एंड डेट वेयर द ओकेशन हैड बीन प्लेस्ड।
फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ। ये सारे कारण आपको वहाँ मेंशन करने होंगे, जिसके लिए आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट्स दे दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग होती है, अनफोल्ड द फ्लैग बाय द चेयरपर्सन्स, और आप इस तरह से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ऑन द ऑस्पिशियस मॉर्निंग ऑफ अ रिपब्लिक डे our school celebrated 26th of January. We are very grateful to celebrate this auspicious day. तो ये भी आप कह सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं, हम अपनी मर्ज़ी से भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अकाउंट ऑफ इवेंट इन डिटेल, और आखिरी में आप कंक्लूजन दे सकते हैं। आप ये मेंशन कर सकते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स परफॉर्म बाय द वेरियस क्लास स्टूडेंट्स एंड वन ऑफ योर फेवरेट cultural program which gives a basic theme of whatsoever be the theme will be। तो आप इस तरह से मेंशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, या तो आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे या तो फिर आप लिख सकते हैं आर्टिकल। आर्टिकल दिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक के ऊपर, जिसके लिए भी 60 से 80 शब्द को आपके लिए बता दिया गया है कि इतने शब्द की लिमिट्स है हमारे लिए। हिंट आपको प्रोवाइड कर दिया गया, आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा। फ्रेश एयर कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड्स फॉर स्टडीज़, कंक्लूजन। तो ये आपको एक तरह से हिंट दे रखा हुआ है। लेट अस हैव अ फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, हाउ डू वी राइट एन आर्टिकल। तो ये हमारा आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना होता है। हेडिंग आपका ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो आर्टिकल राइटिंग की जो हेडिंग होगी या रिपोर्ट राइटिंग की जो हेडिंग होगी वो कुछ कैची होना चाहिए। कैची मीन्स दैट कि समवन हु इज़ रीडिंग योर आर्टिकल और रिपोर्ट, तो वो एक तरह से एक कुछ कैची होना चाहिए कि हाँ, आपकी हेडिंग से ही आपके कंटेंट का पता चल जाए। नेक्स्ट आता है नीचे आप बायलाइन करते हुए जिसने भी आपको आर्टिकल, जो भी आपका आर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम। बॉडी में आपका पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन होता है। पैराग्राफ नंबर 2 आप उसके बारे में, जैसे कि हमें पता है कि मॉर्निंग वॉक की वजह से हम बहुत ही हेल्दी रहते हैं, बहुत फ्रेश रहते हैं, हमें एक अवेयरनेस जैसी फीलिंग्स हो सकती है, या फिर हम अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। इस तरह के कंटेंट आप अपने पैराग्राफ नंबर 2 में ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 आप कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये इतने 3 पैराग्राफ्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं और उसके अनुसार आप अपने 60 to 80 वर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेक्शन सी, ग्रामर। सेक्शन सी ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है। ऑप्शन ए द गलत आंसर है क्योंकि ये एक आर्टिकल है, एडजेक्टिव नहीं है। बी केम, केम वर्ब है। सी मैन, मैन एक नाउन है। डी ओल्ड, ओल्ड आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें आपको वर्ब के बारे में बताना है। जैसा कि हमें पता है सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप इसमें देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हार्ड, हार्ड वर्किंग, वर्किंग यहाँ पे वर्ब है और वर्ब को यहाँ पे जो बता रहा है हार्ड वर्किंग, वो उसकी विशेषता कर रहा है, और मैन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्किंग हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्किंग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथ, जिसका मतलब होता है हमारी ताकत। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ वरी डैश द एग्जामिनेशन। इसका सही आंसर होगा अबाउट द एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, आई विल नॉट गो विद यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आई विल नॉट गो विद यू, विल का प्रयोग है, मतलब ये फ्यूचर टेंस है। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है और वर्ब थर्ड फॉर्म की लगती है। तो बस हमें यही देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हैड का प्रयोग किया होगा और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसमें हैड का प्रयोग किया गया होगा। आई हैड नॉट गॉन विथ यू, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। आई हैड नॉट गॉन विथ यू, हमें हैव के साथ कंफ्यूज नहीं होना। हैव प्रेजेंट टेंस का होता है, हैड पास्ट टेंस का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ही सेड टू मी वाई डिड यू डू इट। इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी वाई आई हैड डन इट, क्योंकि सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, मी एज इट इज़ मी रहेगा। यहाँ दैट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इंटरोगेटिव का क्वेश्चन है, तो वाई ही हमारा कनेक्टिव वर्ड बना रहेगा। डिड का प्रयोग हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि डिड लग गया, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का रिपोर्टेड स्पीच है। और जब रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस का होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करते वक्त हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। तो इसके आगे अगर हम देखते हैं तो यू हमारा सब्जेक्ट है। जब हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होता है तो हमें अपने ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार उसे चेंज करना होता है। ऑब्जेक्ट हमारा मी है और मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है आई, इसीलिए यहाँ पे लग जाएगा वाई आई हैड। डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो यहाँ पे बन जाएगा वाई आई हैड डन इट। तो टोटली इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी वाई आई हैड डन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी। पंचुएट करना है आपको। शिखा सेड टू हर फादर वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का है, स्टेटमेंट का है कि क्या है। तो आप साफ शब्दों में देख सकते हैं, शिखा ने अपने पिताजी से कहा। तो मतलब यहाँ पे कहने वाली है और एक मेन बात जो कही गई है वो दिखाई जा रही है। सबसे पहले तो हम शिखा, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, उसमें एस को कैपिटल कर देंगे। शिखा सेड टू हर फादर, उसके बाद हम कॉमा कर देंगे क्योंकि इसके बाद की सारी बात शिखा द्वारा कही गई बात है। और जब कोई बात साफ शब्दों में कही गई बात होती है उसको हमें रिपोर्टेड स्पीच में रखना इन्वर्टेड कॉमास में रखना होता है। तो ये जो बात इसने कही है, वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, पहली बात तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द जो है वो WH फैमिली का बिलोंग करता है, जो कि हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और वाई किससे पहले एक इन्वर्टेड कॉमा होगा और यस्टरडे के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद भी एक इन्वर्टेड कॉमा होगा। फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, वॉज ग्रेट पैलेस दिस किंग अ ब्यूटिफुल बाय बिल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिस पैलेस वॉज बिल्ट बाय द ग्रेट किंग, दिस ब्यूटिफुल पैलेस वॉज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग, ये इसका सही आंसर होगा। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड OBEDIENCE, ओबीडियंस। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेट द फॉलोइंग। ट्रांसलेट द फॉलोइंग में हमें एक एक सेंटेंस को लेके हमें ट्रांसलेट करना है, पर सबको अलग नहीं लिखना, एक साथ लिखते चलना है। प्रकृति एक जीवित शक्ति है, नेचर इज़ अ सर्वाइवल पावर। वह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन इट्स काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, व्हेन वी ब्रेक द रूल्स और लॉज ऑफ नेचर, कॉमा, यह उग्र हो जाती है। इट बिकम्स वाइल्ड और फ्यूरियस। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। इट इज़ आवर मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट आवर नेचर। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। वी मस्ट स्पेंड सम टाइम इन कॉन्टेक्ट विद नेचर। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसलेशन। सेक्शन बी लिटरेचर बहुत आसान है एक्चुअली, हर क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट अवेयर ही होंगे हम लोग। सेक्शन डी लिटरेचर का पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो आपके चैप्टर से लिया गया है, अ लेटर टू गॉड, जिसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। इसका आंसर आपको इसी छोटे से पैराग्राफ में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट लाइन में लिखा हुआ है
थर्ड लाइन में अ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, इसका आंसर हो जाएगा अ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, आंसर हो जाएगा द बॉयज गो आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन pearls. The boys go out to collect the frozen pearls. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है जिसमें आपको 60 वर्ड्स की एक लिमिट बना दी गई है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन हमें करना है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। Mandela's conception of freedom changed with the age and experience. His hunger for freedom of himself became the hunger for freedom of his fellow people. The hunger for freedom changed Mandela from a frightened young man into a bold one. He became a homeless. From a family-loving husband, he was forced to live a life like a monk. He had realized the true meaning of freedom. कुछ इस तरह से आप भी अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, बस अपने वर्ड लिमिट का ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन हमें लिखना है। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड ऑन द शॉप वॉल्स। इसके आगे आप और भी एक्स्ट्रा जितनी डिस्क्रिप्शंस आप अपने से पढ़ सकते हैं, जानते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाई डिड वली वांट टू राइड ऑन द बस। The answer will be like Wali used to watch the bus on its early rounds through her street every day, so that he wants to ride on the bus. So next question will be the match the words of list A with their meanings is list B. List A vendor, vendor का मतलब होता है बेचने वाला। हॉकर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिजर्व्ड का सही आंसर होगा केप्ट सेफ। प्रिजर्व्ड का मतलब होता है जब हम सेफली किसी चीज़ को रखते हैं संभाल के। मॉन्क का सही आंसर हो जाएगा सेज, ज्ञानी पुरुष। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अब इसमें से आपको ये 4 लाइन की एक पोएम दी है जो कि डस्ट ऑफ स्नो पोएम के रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग। पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हैमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजास। स्टैंजा में से आपको राइमिंग वर्ड्स निकालना है। क्रो का हो जाएगा स्नो, मी का हो जाएगा ट्री। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम अ टाइगर इन द जू और द ट्रीज। इन दोनों में से किसी एक का भी आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। 4 मार्क्स का ये सवाल है तो उसी अनुसार हमें अपना वर्ड लिमिट भी बनाना होगा, लगभग 40 to 50 वर्ड्स। या तो फिर आप किसी भी पोएम की 4 लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। बस ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन पेपर में किसी तरह की कोई भी पोएम की लाइनिंग्स दी हैं उनको छोड़ के answer the 2 of the following questions in about 25 words each. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey ट्रिकी के लिए परेशान क्यों थी? क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया करती थी और अब पम्परी बहुत बीमार हो चुका था। उसको लग रहा था उसे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा मालनरिश्ड सा लग रहा था अपना ट्रिकी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर थी, बहुत प्यार करती थी इसीलिए। What were the reasons for Matilda's unhappiness? What was so strange about the furniture of Mrs. Hall? इसमें आपको किसी भी 2 का आंसर देना है। What was so strange about the furniture of Mrs. Hall? आप ये मेंशन कर सकते हैं आराम से। एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है ये मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ। ऐसा क्या बहुत ही विचित्र हुआ था? तो आपने पढ़ा ही होगा, ये उस चैप्टर का है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें कि हमने देखा था कि ग्रिफिन जो कि कमरे में था और मिसेस हॉल जब आई थी तो उन्हें नहीं पता था कि ग्रिफिन कमरे में है, बिकॉज ही इज़ एन इनविजिबल पर्सन दैट टाइम एंड ही जस्ट फाइंड मिसेस हॉल टू गिव अ वे टू आउट फ्रॉम द रूम. Now, question number 14 is answer one of the following questions in about 60 words. Give a character sketch of Bholi. How did Appret discover an unknown insect hormone? तो आपको इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का जवाब देना है 60 वर्ड्स में. Point out true or false in the following statements. Question number 15. A.
मतिल्डास ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी, क्योंकि वो हमेशा अनहैप्पी रहा करती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। जेम्स हैरियट वॉज अ वेटरनरी सर्जन। यस, एग्जैक्टली, जेम्स हैरियट वॉज अ वेटरनरी सर्जन, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इनमें से कोई भी सूटेबल ऑप्शन चूज करना है। ग्रिफिन वॉज अ, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट। सेकेंड, रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वॉज, ऑप्शन बी, राधा। रामलाल की बड़ी बेटी का नाम राधा था। तो ये हो गया आज का सैम्पल पेपर सॉल्व। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th।